To me, knowledge cancels fear. क्या होता है जब एक भटकती हुई आत्मा आपका पीछा करने का फैसला कर ले और हर जगह, हाईवे पर, ढाबे पर, होटल में, यहाँ तक कि आपके अपने कमरे में वो दिखने लगे। आज की कहानी उन 6 दोस्तों की है जिन्होंने इसे महसूस किया। हे गाइस, वेलकम बैक टू डर एक्सप्रेस। मैं हूँ आपकी होस्ट और आज है हमारी इस सीरीज का पहला एपिसोड, जिसमें हम बात करेंगे गौरव तिवारी सर के रियल केसेस की। और हमारी पहली स्टोरी है बचुआ केस। जिन्होंने भय सीरीज देखी है उन्हें ये नाम सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते होंगे। लेकिन दोस्तों, जो भय सीरीज में दिखाया गया वो पूरी सच्चाई नहीं थी। आज मैं आपको बताऊंगी वो सब जो उस सीरीज में नहीं था। ये कहानी रॉबिन नाम के एक लड़के के साथ हुई थी। रॉबिन, जो कि पढ़ाई में काफ़ी एवरेज था, वो गांव से बाहर निकलना चाहता था एक नई जिंदगी के लिए। तो वो सोचता है कि पटना में जाता हूँ, वहाँ पर कोर्स करूँगा। वो पटना में एक पीजी लेकर किसी बैंक के टेस्ट देने के लिए तैयारियां करने लगता है। पीजी में उसके 5-6 दोस्त बन जाते हैं जिनके साथ ये इंसिडेंट हुआ था। अनुपम रॉबिन का बड़ा भाई टाइप था। मतलब अनुपम ही था जो रॉबिन के साथ बचपन से था और अनुपम पहले पटना में जाकर पढ़ रहा था और उसी ने रॉबिन को कहा था कि एक काम कर, तू गांव से यहाँ आ जा, यहाँ कम से कम तू एंजॉय कर पाएगा, गांव में कब तक रहेगा। तो अनुपम ही उसके लिए एक बड़े भाई टाइप फिगर था। तीसरा था रितेश, फिर अतुल, फिर रोशन और फिर रोहन। तो ये 6 दोस्त थे आपस में। अब ऐसे ही पढ़ाई, पीजी, यहाँ वहाँ थोड़ा घूम लेना और थोड़ी सी मौज मस्ती करते करते इनकी जिंदगी बीत रही थी। अब समय आता है एग्जाम का। हर कोई अपने अपने एग्जाम में मशरूफ हो जाता है, पर जब रिजल्ट आता है तो रॉबिन हर एग्जाम में फेल हो जाता है और उसके बाकी सारे दोस्त पास हो चुके होते हैं। इसलिए रॉबिन उदास है। एक तो वो फेल हुआ, दूसरा उसके सारे दोस्त पास हो गए, तो उसकी उदासी इंटू 10 हो चुकी है। अब बाकी दोस्त थोड़े से एंजॉय करने के मूड में हैं क्योंकि उन्होंने इतनी मेहनत करी, इतना हेक्टिक पूरा माहौल था, तो सबने एक प्लान बनाया कि क्यों ना एक ट्रिप पे चलते हैं। सब जा रहे हैं तो रॉबिन को कैसे छोड़ दें। रॉबिन, तू भी चलेगा, सबने कहा। पर रॉबिन ने कहा, नहीं यार, मैं नहीं जाऊंगा। अब वो बेचारा उदास है तो उसको एंजॉय करने का मूड भी नहीं है। अब अनुपम, जो उसके बड़े भाई जैसा होता है, वो बोलता है, यार तू पागल है क्या? देख, तेरा ये फर्स्ट अटेम्प्ट था, हमारा भी जब फर्स्ट अटेम्प्ट था हम में से भी कोई पास नहीं हुआ था, हमें भी 2-3 अटेम्प्ट लगे हैं, तो तू टेंशन मत ले, तू ऐसे घबरा मत। वो सब रॉबिन को थोड़ा सा मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं और फिर सब बोलते हैं कि यार तू नहीं जाएगा तो हम भी नहीं जाएंगे, प्लीज चल ले, तेरे बिना कैसे मजा आएगा। तो रॉबिन बोलता है, ओके फाइन, मैं चलूंगा। और ऐसे करते करते इनकी फाइनली ट्रिप प्लान हो जाती है। एक्चुअली एक छोटा सा ट्रिप रहता है कि आज सुबह 4 बजे जाएंगे, पटना से निकलेंगे, 6 घंटे का पूरा सफर होता है। इनको जहाँ जाना था उसका नाम था सहरसा। तो पटना से सहरसा जाने में 6 घंटे लगते हैं। तो इनका था कि हम सुबह 4 बजे निकलेंगे, 10 बजे पहुंच जाएंगे, फिर हम पूरे दिन एक्सप्लोर करेंगे और फिर रात को पटना वापस आ जाएंगे। अगले दिन 7 सीटर गाड़ी आती है। अब कौन कैसे बैठे हैं मैं आपको एक बार बता देती हूँ। ये 7 सीटर गाड़ी है। रॉबिन सबसे आखिरी सीट में बैठा हुआ है। रॉबिन के आगे अतुल, रोहन और रोशन बैठे हैं और जो आगे ड्राइवर वाली सीट में रितेश बैठा है, क्योंकि ये उसी की गाड़ी है। और बगल में अनुपम बैठा हुआ है। अब गाड़ी निकल पड़ती है। अभी सुबह के 3:30 से 4 बज रहे होते हैं, तो वही रात ही हो रही होती है। इतने अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा होता है। आधे लोग तो वैसे ही नींद में थे, बस रितेश और अनुपम थे जो बिल्कुल नींद में नहीं थे। गाड़ी आगे बढ़ती है, धीरे धीरे करके हाईवे में पहुंच जाती है। शुरू में तो सब बहुत एनर्जेटिक होते हैं, चलो ट्रिप पे जा रहे हैं, मजा आएगा, ये वो दुनिया भर की बातें करते हैं। लेकिन एक समय आता है जब सबकी बातें खत्म हो जाती हैं, कुछ करने को नहीं होता, शांति सी हो जाती है। थोड़े बहुत हल्की हल्की आवाज में गाने चल रहे होते हैं।
अब ऐसे पूरे माहौल में रॉबिन को थोड़ी सी नींद आने लगती है। रॉबिन कहता है, दोस्तों यार मैं ना थोड़ा सो जाता हूँ, उसके बाद मैं उठ के तुम सबको ज्वाइन कर लूंगा। ये सब यहाँ अंताक्षरी खेल रहे थे, सब उसे बोल रहे हैं यार प्लीज सो मत, यार मत सो, लेकिन रॉबिन है कि उसे हल्की हल्की नींद आ रही थी। तभी एक चीज होती है, इनकी गाड़ी आगे जा रही थी, एकदम रास्ता पूरा खाली था, आगे कुछ नहीं दिख रहा था, लेकिन एक चीज रॉबिन को दिखती है। उसे दिखता है कि सामने एक बच्चा खड़ा है, उसके सर पे बहुत छोटे बाल हैं, उसने ऑरेंज कलर की कमीज पहनी है और नीचे शॉर्ट्स भी ऑरेंज कलर के हैं। वो पहले लेफ्ट देखता है और फिर राइट देखता है, इसका मतलब है कि उसे रोड क्रॉस करना है। लेकिन रितेश को क्या हो रहा है? रितेश गाड़ी क्यों नहीं रोक रहा है, स्लो क्यों नहीं कर रहा है? रितेश बहुत स्पीड से गाड़ी चला रहा था और रॉबिन देख रहा है कि धीरे धीरे वो बच्चा एकदम गाड़ी के सामने आ गया है। रितेश ने अभी भी गाड़ी स्लो नहीं करी। रॉबिन एकदम से चिल्लाता है, अबे गाड़ी रोक। तब तक तो गाड़ी आगे चली गई। रितेश ने एकदम से ब्रेक मारी, गाड़ी सर करते हुए रुक जाती है बीच सड़क में। सुबह के 3:30 या 4 बज रहे होंगे। उस समय पर गाड़ी रुकी हुई है। सब मुड़ के रॉबिन को देखते हैं, पूछते हैं क्या हो गया। रॉबिन बोलता है, तुझे बच्चा नहीं दिखा क्या? रितेश बोलता है, कौन सा बच्चा, कैसा बच्चा, क्या बोल रहा है? रॉबिन पीछे मुड़कर देखता है तो पीछे वो बच्चा अभी भी खड़ा था, यानी कि जो गाड़ी थी वो बच्चे के थ्रू होते हुए चली गई और बच्चा वहां अभी भी खड़ा है और बहुत गुस्से से रॉबिन को देख रहा है। और फिर अचानक से वो बच्चा गायब हो जाता है। रॉबिन के तो मानो होश उड़ गए हैं। रॉबिन को समझ नहीं आ रहा है उसने जो देखा वो सपना है या हकीकत। रॉबिन थोड़ा सा कांप रहा था और वो बस खुद को ये बोलने को ट्राई कर रहा है कि नहीं नहीं, मेरे को नींद ज्यादा आ रही है इसलिए ऐसा हुआ है, मैं हेलुसिनेट कर रहा हूँ, ये ऐसा थोड़ी ना कुछ हो सकता है। रॉबिन ने सबको कहा, कुछ नहीं, तुम चलो। और वो सब गाड़ी आगे चलाते हैं। अब रॉबिन जैसे ही सामने देखता है, वो देखता है कि आगे जो 3 उसके दोस्त बैठे हुए हैं उनके बीच में एक बच्चा बैठा हुआ था और ये बच्चा वही बच्चा था जो रॉबिन ने अभी हाईवे में देखा था। और वो बच्चा बहुत गुस्से में है, उसकी आंखें एकदम लाल हैं और वो रॉबिन को चांटा मारता है सट्ट करके। रॉबिन हिल भी नहीं पा रहा था और फिर एक के बाद एक दूसरा चांटा, फिर तीसरा चांटा और फिर चौथा चांटा। रॉबिन को समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है, मैं हिल क्यों नहीं पा रहा हूँ, मैं खुद को डिफेंड क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। जैसे वो ये सब कुछ सोच ही रहा होता है कि तभी उसे वो बच्चा बोलता है, उठ यहाँ से उठ। और ऐसे रॉबिन आंख खोलता है, वो देखता है कि अनुपम उसे उठा रहा है। अनुपम बोल रहा है, रॉबिन उठना यार, क्या कर रहा है, पागल है क्या तू, सो ही रहा है, तब से सोए जा रहा है। और फिर रॉबिन ऐसे उठ के देखता है, ओह शिट, मैं ये सब सपना देख रहा था, ये सब रियल नहीं था, मुझे लगा वो बच्चा वो सब कुछ। फाइनली रॉबिन को थोड़ा सा रिलीफ मिलता है। भाई क्या खतरनाक सपना था। रॉबिन बाकियों को बोलता है, चलो चलो ठीक है चलते हैं। वैसे चलते चलते ये लोग एक ढाबे में पहुंच जाते हैं। अब ढाबे में साइड में गाड़ी लगाते हैं और ढाबे में बैठ जाते हैं। तब जब ये रितेश और अनुपम होते हैं, इन्हें वॉशरूम जाना होता है। तो ये क्या करते हैं, आप सब यहाँ बैठो, खाना वाना खाओ, हम आते हैं। और ऐसे बोल के वो ढाबे के थोड़े पीछे चले जाते हैं। थोड़ा दूर होता है वॉशरूम। जाते हुए वो देखते हैं कि सामने एक बड़ा पेड़ है, उसकी टहनी पर एक बच्चा बैठा हुआ है। रितेश को वो पहले दिखता है। उस बच्चे के कपड़े ऑरेंज कलर के होते हैं, ऑरेंज कलर की कमीज, ऑरेंज कलर के शॉर्ट्स, उसके सर पे छोटे छोटे बाल थे। तो रितेश उस बच्चे को देखते हुए बोलता है, अरे बच्चे नीचे उतर जा, लग जाएगी तुझे। वो बच्चा इन दोनों को देख तो रहा है लेकिन वो कुछ बोल नहीं रहा, एकदम ब्लैंक एक्सप्रेशन। अनुपम भी उसे देखता है और बोलता है, सुनाई नहीं दे रहा क्या, नीचे उतर जा। अभी भी बच्चा कुछ नहीं कह रहा, सिर्फ इन दोनों की तरफ देख रहा है। और ये दोनों भी यहीं खड़े हैं और अब इन्हें थोड़ा गुस्सा आता है और ये बोलते हैं, नीचे उतर, लग जाएगी तो अच्छा लगेगा तुझे, नीचे उतर। जैसे ही वो बोलते हैं वो बच्चा इनके सामने से गायब हो जाता है।
अब ये दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और सीधा भागते हैं ढाबे की तरफ, तेजी से भागते हैं और ये लोग अपने दोस्तों के पास पहुंचते हैं। हाँफते हुए अनुपम बोलता है, चलो यहाँ से अभी चलो। सब बोलते हैं, क्या हो गया, सब ठीक तो है ना? तब रितेश बताता है, अरे हमने वहाँ एक बच्चे को देखा, टहनी के ऊपर बैठा हुआ था और उसने कुछ ऑरेंज कलर के कपड़े पहने थे। जो भी हो भाई, यहाँ से चलो यार, यहाँ कुछ भूत प्रेत, कुछ अजीब सी चीजें हैं, यहाँ से चलो बस। और जैसे ही वो ये सब बोलते हैं, रॉबिन जो कि अभी तक एक पराठा आराम से खा रहा था, उसके हाथ कांपने लग गए और बहुत ज्यादा हकलाते हुए वो बोलता है, क्या वो बच्चा ऐसे 7-8 साल का था? तो दोनों बोलते हैं, हाँ, लेकिन तुझे कैसे पता? और तब रॉबिन इन्हें पूरा किस्सा बताता है। इसका मतलब वो सब कुछ सपना नहीं था। इसका मतलब रॉबिन ने जो कुछ भी देखा वो सब कुछ सच था। और अतुल और रोशन बोलते हैं, अरे ठीक है, तुम टेंशन मत लो, ये सब होता रहता है, छलावे होते रहते हैं, तुम बैठो गाड़ी में, हम सीधा चलते हैं, हम होटल चलते हैं। सब गाड़ी में बैठ जाते हैं और फिर निकलते हैं अपने होटल के लिए। अब होटल में उन्होंने 2 रूम्स लिए हैं। पहले रूम में रितेश, रॉबिन और अनुपम है, दूसरे में रोशन, रोहन और दीपक। पहले रूम में अनुपम और रितेश सो चुके हैं। रॉबिन अभी थोड़ा सा जगा हुआ है, उसके दिमाग में वो इंसिडेंट जो उसके साथ हुआ था वो रिपीट हो रहा है। तभी उसे गेट पे एक नॉकिंग सुनाई देती है। रॉबिन एकदम से हिल जाता है कि इतनी रात को कौन है। थोड़ा सा चिल्ला के पूछता है, कौन है? नॉकिंग अभी भी हो रही है। दीपक, तुम हो क्या? रोशन, रोहन, तुम में से कोई है क्या? कोई जवाब नहीं, बस नॉकिंग हो रही है। रॉबिन उठता है, जाके देखता है गेट में आखिर है कौन बाहर, कौन इतना वेट कर रहा है और कौन इतनी बेसब्री से नॉकिंग कर रहा है। जैसे ही वो गेट के पास पहुंचता है, अचानक से उसे वापस से नॉकिंग की आवाज सुनाई देती है। लेकिन ये आवाज गेट के बाहर से नहीं आ रही होती है, बल्कि इनके रूम के अंदर से आ रही होती है। रॉबिन को बहुत डर लगने लगता है, क्योंकि वो नॉकिंग जो गेट के बाहर हो रही थी, सेम वही नॉकिंग अब रूम के अंदर हो रही है। एंड ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? बाहर खड़ा इंसान अंदर कैसे आ सकता है? और अगर अंदर आ गया है तो नॉक क्यों कर रहा है? और कहीं ना कहीं रॉबिन को समझ आ चुका था कि ये क्या हो रहा है। रॉबिन हिम्मत करके धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखता है और जैसे ही वो पीछे मुड़ता है, पीछे वही बच्चा खड़ा हुआ है। बहुत ज़्यादा गुस्से में उसकी आंखें पूरी लाल हो चुकी हैं और वो बस रॉबिन को घूरे जा रहा है। इससे पहले रॉबिन कुछ बोल पाता, कुछ भी कर पाता, बाहर से चिल्लाने की आवाज़ आती है, दीपक की, रोशन की, रोहन की, खोलो खोलो, गेट खोलो। वो चिल्ला रहे हैं। तो रॉबिन जल्दी से गेट खोलता है। जैसे गेट खोलता है, वो तीनों अंदर आ जाते हैं। इनकी चिल्लाने की आवाज़ सुनकर वहाँ पर अनुपम और रितेश जो सोए हुए हैं वो भी उठ जाते हैं। वो पूछते हैं, क्या हुआ? तो दीपक बताता है, अरे वो बच्चा भाई, वो बच्चा अभी भी हमें दिख रहा है, वो कहीं हमारे रूम के अंदर घूम रहा है, वो हम पे चिल्ला रहा है, वो हमें डरा रहा है। ये सुनते ही रॉबिन बोलता है, अभी अभी मैंने उसे यहाँ पर देखा। अनुपम जो सोया हुआ था, जिसे आइडिया नहीं था, उसे भी डर लगने लगता है, क्योंकि दोनों रूम में एक ही चीज दिख रही है और वो बच्चा जा क्यों नहीं रहा, हमारा पीछा छोड़ क्यों नहीं रहा है? क्या करें आखिर? सब बहुत घबराए हुए हैं। तो ये लोग डिसाइड करते हैं, ओके, सबसे पहले हमें यहाँ से निकलना है। होटल से निकल के सीधा पटना चलते हैं भाई, अपने अपने घर जाते हैं, वही सबसे ज़्यादा सेफ जोन है। तब रॉबिन बोलता है, यार किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी, अब कोई तांत्रिक, पंडित, कोई भी, बस हमें कोई ऐसा चाहिए जो हमें इससे बचा सके। अगर ये हमारे साथ हर जगह आ रहा है तो ये तो हमारे साथ घर भी चल पड़ेगा, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। दीपक बोलता है, एक इंसान है जो हमारी हेल्प कर सकता है, गौरव तिवारी, एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हैं जिसके शोज आते हैं, न्यूज़ में भी आता है, मैंने उसे फॉलो करा है, हम उससे हेल्प मांग सकते हैं। अनुपम बोलता है, क्या वो अभी हमारी हेल्प कर सकते हैं? ऑब्वियसली नॉट, रात के इतने समय हो चुके हैं, वो कहाँ पर आएंगे? और ऐसा तो है नहीं कि वो हमारे आसपास ही घूम रहे हैं।
ठीक है, एक बार घर पहुंचते हैं, फिर उन्हें कांटेक्ट करते हैं। सब अपनी गाड़ी में बैठते हैं और निकल पड़ते हैं। अब गाड़ी में जब ये निकलते हैं तो वापस ये लोग उस ढाबे में रुकते हैं, क्योंकि उन्होंने सुबह उस ढाबे में खाया था, उसके बाद कोई लंच कुछ नहीं किया है। तो जब ये इस ढाबे में रुके हुए हैं और वहीं खाना वाना खा रहे थे, सब चुप थे, कोई किसी से कुछ नहीं कह रहा था, ना उस बच्चे की बातें हो रही थी ना कुछ और। सब सहमे हुए थे, डरे हुए थे। एक आदमी तभी दौड़ते हुए चिल्लाते हुए ढाबे के अंदर आता है। उसे देखते ही वहां पे सब हैरान हो जाते हैं। क्या हुआ? ढाबे का जो ओनर होता है वो भाग के आता है और पूछता है। तो आदमी बताता है, मैं अभी ट्रक चला रहा था और मेरे सामने एक बच्चा आ गया और मुझे लगता है कि मैंने उसे अपने ट्रक के नीचे कुचल दिया। अब ट्रक से बाहर उतरकर मैंने देखा तो वो बच्चा कहीं भी नहीं था। जो ढाबे का ओनर होता है वो बोलता है, क्या वो बच्चा 9-10 साल का था? ट्रक वाला बोलता है, हाँ वो 9-10 साल का था। क्या उसने नारंगी रंग के कपड़े पहने हुए थे? ट्रक वाला बोलता है, हाँ वही पहने थे। लेकिन आपको कैसे पता? ढाबे का ओनर बताता है, सर ये पहली बार नहीं है कि आपको कोई बच्चा दिख रहा है। यहाँ पर अक्सर लोगों को एक बच्चा दिखाई देता है, वो ऐसे ही डराता रहता है सबको। ट्रक वाला बोलता है, तो अब मैं क्या करूं? तो जो ढाबे का ओनर होता है वो बोलता है, आप एक काम करिए, आगे ही जाकर एक मंदिर आएगा देवी का, सबसे पहले वहां पर जाइए और वहां पर माथा टेक लीजिए, उनका आशीर्वाद ले लीजिए, उसके बाद वो बच्चा आपको परेशान नहीं करेगा। ट्रक वाला बोलता है, इसके लिए तो मुझे वापस उस रोड में जाना पड़ेगा। तो ढाबे वाला बोलता है, प्लीज आप जाइए, क्योंकि अगर आप वहां नहीं जाएंगे तो आपके साथ बहुत बुरा हो सकता है। ट्रक वाला कहता है, ठीक है मैं जाऊंगा, और ये बोलकर वो अपने ट्रक को उस साइड ले जाता है। अब ये सारे दोस्त ये पूरा इंसिडेंट सुन रहे थे। तो ये ढाबे वाले से पूछते हैं, अंकल ये क्या सीन है? मतलब ये बच्चा सबको क्यों दिखता है? अंकल उन्हें देखते हैं। जिस तरीके से वो पूछ रहे थे, क्लियरली ऐसा लग रहा था कि इन्होंने भी उस बच्चे को देखा है। ढाबे के ओनर बोलते हैं, तुमने भी उसे देखा है क्या? तो वो कहते हैं, हाँ हमने भी देखा है, कल हम आ रहे थे और वो हमें ढाबे में भी दिखा, पहले गाड़ी में भी दिखा था और उसके बाद वो होटल में भी दिखा। तो ढाबे के ओनर बताते हैं, पता नहीं असली कहानी क्या है। कहते हैं कि एक समय था जब यहाँ पर एक बच्चा ऐसे ही गुजर रहा था और ट्रक के आगे आ गया था। अब वो कोई सुसाइड था या मर्डर था, उसका आज तक किसी को कंफर्मेशन नहीं हुआ, लेकिन ये कहते हैं कि उस लड़के की आत्मा कभी शांत नहीं हुई और तभी से वो इन्हीं रास्तों में भटकती रहती है। ये सारी कहानी सुनने के बाद वो लोग खाना वाना खाकर अपनी गाड़ी में बैठकर वापस पटना आ जाते हैं। पटना आने के बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और इन सबको लगने लगता है कि ओके, वो जो भी था वो वहीं रह गया, एक बुरा किस्सा सोचकर उसे भूल जाना चाहिए। सबकी जिंदगी ऐसे ही आगे बढ़ने लग जाती है। करीबन 2-3 हफ्ते बीत जाते हैं और फिर एक दिन ये सब अपने रूम में बैठे हुए थे और तभी रॉबिन के रूम में वापस से नॉकिंग होती है। जब रॉबिन दरवाजा खोलता है तो बाहर वापस से वही बच्चा दिखता है। सबके होश उड़ जाते हैं। जिसे ये एक बुरा किस्सा सोचकर भुला चुके थे, वो तो इनके पीछे ही पड़ गया है। वो बच्चा भी इन्हें थोड़े गुस्से में देख रहा था, अजीब सी ईविल स्माइल कर रहा था, क्रीपी सी स्माइल। उसे देखकर ये इतना डर गए कि चिल्लाने लगे और एक दूसरे के पास गले लगकर बैठ गए। अकेले बैठ भी नहीं पा रहे थे और फिर डिसाइड करते हैं कि हमें गौरव तिवारी सर को बताना पड़ेगा। अब दीपक गौरव तिवारी सर से कनेक्ट करता है और उन्हें सारी चीज़ें बताता है। दीपक को गौरव तिवारी सर की कॉल आती है। दीपक बोलता है, हेलो सर, आप स्पीकर पे हैं, मैं आपको एक बार इंट्रोडक्शन करा देता हूँ, या ये रॉबिन है। जैसे ही वो ये बोलता है, गौरव सर सामने से बोलते हैं, इंट्रोडक्शन का समय नहीं है, इतना हमारे पास टाइम भी नहीं है, मुझे बताओ हुआ क्या है। कहीं ना कहीं वो रूड नहीं होना चाहते थे, बट वो प्रोफेशनल थे। उन्हें शायद समझ आ रहा था कि चीज़ें थोड़ी सीरियस हैं। दीपक गौरव सर को सारी चीज़ें बताता है, जो जो उसके साथ हुआ था, जो रॉबिन के साथ हुआ, जो सबके साथ हुआ। फिर गौरव सर बोलते हैं, वो जो भी चीज़ थी वो तुम्हारे साथ चिपक गई है, वो तुम्हें अपना प्रेजेंस महसूस करवाना चाहती है। दीपक बोलता है, बट सर अब हम क्या करें?
गौरव सर बोलते हैं, मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, तुम वो करो। गौरव तिवारी सर इंस्ट्रक्शन देने लग जाते हैं और दीपक नोट्स बनाने लगता है जो भी वो कह रहे थे। गौरव सर बोलते हैं, एक बोर्ड लो, उसमें सारे अल्फ़ाबेट्स लिखो, इतने बड़े होने चाहिए कि आराम से आसानी से पढ़े जा सके। अल्फ़ाबेट्स लिखने के बाद नीचे 0 से लेकर 9 तक पूरी नंबरिंग करो, सेम वो भी बड़े साइज में होने चाहिए। और फिर एंड में कुछ सिंबल्स बना दो, यस, नो एंड गुड बाय का। इन शब्दों के साथ स्पिरिट के साथ कम्युनिकेशन करना थोड़ा आसान हो जाता है। अब गौरव सर ये बोलते हैं कि जो स्पिरिट है वो तुमसे कम्युनिकेट करना चाहती है, तुमसे बात करना चाहती है, तो उससे बात करो। ऑल्दो मैं ये एडवाइस सबको देता नहीं हूँ, लेकिन अभी हालात थोड़े सीरियस हैं और इतने कम समय में मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकता, तो जो भी करना है वो तुम्हें ही करना होगा, ठीक है। इसके बाद गौरव तिवारी सर थोड़े और इंस्ट्रक्शन देते हैं एंड फिर कॉल काट देते हैं। कॉल कटते ही अनुपम बोलता है, ये सब पागलपन है, मैं ये सब नहीं करने वाला। इस पे बाकी दोस्त बोलते हैं, हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, तो हमें करना पड़ेगा। एंड फिर फाइनली एक बोर्ड लेते हैं और उस पे जो भी गौरव तिवारी सर ने बोला होता है वो सब बनाते हैं एंड ये पूरा एक वीज़ा बोर्ड बन जाता है। फाइनली ये सारे दोस्त गोला बनाकर बैठते हैं, बीच में वीज़ा बोर्ड रखते हैं और सब उस पे अपना हाथ रखते हैं। रॉबिन हकलाते हुए डरते हुए कहता है, अगर आप यहाँ पर हो तो हमसे कम्युनिकेट करो। कोई जवाब नहीं। फिर से थोड़ा जोर से बोलता है, अगर आप यहाँ पर हो तो हमें फील करवाओ। फिर से कोई जवाब नहीं। 2-3 बार रॉबिन फिर वापस से यही पूछता है, लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं आता। अनुपम गुस्से में खड़ा हो जाता है। वो इस वीज़ा बोर्ड के पेपर को लेता है, पूरा फोल्ड करके बाहर फेंक देता है और बोलता है, ये सब बकवास है, कुछ भी नहीं है ये सब। और जैसे ही वो इसे फेंकता है, दीपक बोलता है, अरे ये सब क्या कर रहा है, तू पागल वागल है क्या, ये नहीं करना होता है। दीपक उस वीज़ा बोर्ड के पेपर को जिसे फोल्ड करके फेंका गया था उसे लेने जाता है और वो देखता है पेपर वहाँ है ही नहीं। सामने अभी तो फेंका था, यही तो था दरवाजे के सामने, पेपर कहाँ गया। तभी इनके दरवाजे में कुछ नॉकिंग सी होती है। अब अनुपम बोलता है, डिनर वाले भैया होंगे, उन्होंने कहा था ना कि थोड़ा लेट हो जाएंगे। अनुपम जाता है, दरवाज़ा खोलता है और जैसे ही वो दरवाज़ा खोलता है, दरवाजे के बाहर वही लड़का, वही बच्चा था। उसके हाथ में वीज़ा बोर्ड था और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में इन सब को देख रहा था। सबकी हालत टाइट हो गई थी। जिस वीज़ा बोर्ड के थ्रू ये कम्युनिकेशन करना चाहते थे, सामने वाले से बात करना चाहते थे, वो वीज़ा बोर्ड पूरी तरह से फटे मुड़े हुए हालत में उस बच्चे के हाथ में था और वो इतने गुस्से में देख रहा था कि बता भी नहीं सकते। और वो बच्चा फिर गायब हो जाता है। उसके गायब होते ये सब सीधा लिविंग रूम से भागकर रूम में आ जाते हैं और डिसाइड करते हैं, हम अब इस रूम के अंदर तो नहीं जाएंगे। दीपक वापस से गौरव सर को कॉल करता है और सब कुछ बताता है। गौरव सर बोलते हैं, मेरी पटना में कुछ सोर्सेज हैं, मैंने उनसे पता करवाया, क्या तुम लोग उस मंदिर में गए थे जिधर वो ढाबे वाले भैया ने बताया था। दीपक बोलता है, नहीं, हम वहाँ नहीं गए थे। गौरव सर बोलते हैं, अभी के अभी उस मंदिर में जाओ, क्योंकि अगर तुम वहाँ नहीं जाओगे तो ये जो बच्चा है ये तुमसे चिपका रहेगा और शायद ये तुम्हारी बॉडी लेने की खैरात में है। और अब इतना लेट हो चुका है कि ये जाना नहीं चाहता तुम सबको छोड़कर, तो तुम्हें वहाँ जाना पड़ेगा। उस मंदिर में जाओ अभी के अभी। ये सब वापस से अपनी गाड़ी में बैठते हैं और बोलते हैं, चलो भाई अभी चलते हैं। और अब इन्हें रास्ते तो याद थे, कहाँ वो मंदिर था अच्छे से याद था, ढाबे तक का रास्ता तो याद ही था, ढाबे से जस्ट थोड़ा सा आगे चलकर वो मंदिर आता है, तो वो सीधा निकल पड़ते हैं। अब जब ये निकलते हैं तो एक चीज़ बहुत अजीब होती है, आधे हाईवे में ही पहुंचे होते हैं कि बहुत धुंध होती है, इतनी ज़्यादा धुंध होने लगती है कि कुछ दिखता ही नहीं है। और धुंध होने का सवाल भी नहीं बनता, क्योंकि उस समय ऐसी ठंड नहीं थी कि बहुत ज़्यादा धुंध हो। समझ नहीं आ रहा था कि इतनी ज़्यादा फॉग है क्यों। इन्हें सामने का कुछ भी नहीं दिख रहा था, गाड़ी काफ़ी स्लो करके चलानी पड़ रही थी। दीपक
रोहन सब अपने फ़ोन में देखते हैं तो फ़ोन में नो सिग्नल था। और ये भी बहुत अजीब बात थी क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क स्पीड अच्छी होती है, ऐसे कभी भी किसी को सिग्नल की कोई दिक्कत नहीं आई है। लेकिन आज के दिन सब कुछ अजीब हो रहा था। सबको क्लियरली पता चल रहा था कि ये जो भी स्पिरिट है, जो वो बच्चा है, वो नहीं चाहता कि ये लोग मंदिर तक जाएं। बट स्टिल ये लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हुए अपने अपने भगवान को याद करते हुए मंदिर तक जाते हैं और फाइनली मंदिर पहुंच जाते हैं। जिसके बाद सब मंदिर के अंदर जाकर अपना माथा टेकते हैं, आशीर्वाद लेते हैं और बस यही दुआ करते हैं कि प्लीज़ भगवान, वो बच्चा, वो स्पिरिट जो भी है, उससे हमें बचा लो, बस बचा लो हमें। और ऐसा ही होता है। उस दिन के बाद से आज तक इन लोगों को बच्चे की स्पिरिट नहीं दिखी। धीरे धीरे करके इन सारे दोस्तों की कहीं ना कहीं पोस्टिंग लगने लग जाती है। कोई इस ब्रांच में चला जाता है, कोई उस ब्रांच में। रॉबिन 1 साल और रिपीट करता है, नए दोस्त बनते हैं, नए लोग आते हैं, नए चेहरे होते हैं। पुराने दोस्त सब अपनी अपनी जगह चले गए जॉब करने और ऐसे करके इन सब की लाइफ आगे बढ़ जाती है। रॉबिन को एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग लगती है, जो ये पूरा पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ, इसमें गौरव तिवारी सर का जो हाथ था, उन्हें इन सब के बारे में जो नॉलेज थी, उन्हें पता था कि ये चाह क्या रहा है और कैसे इन सब चीज़ों को हैंडल करना है। तो रॉबिन को ये चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग लगी, फैसिनेटिंग लगी। और फिर रॉबिन बहुत सोच समझ के IPS, इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी ज्वाइन करता है। इनके कोर्सेज होते थे, तो पहले वो पूरा कोर्स कंप्लीट करता है और फिर गौरव तिवारी सर को अप्रोच करता है, सर क्या मैं आपकी टीम को ज्वाइन कर सकता हूँ? मुझे इन सब चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट है, मैं बस आपके अंडर काम करना चाहता हूँ। एंड फिर तब से रॉबिन भी IPS का एक अहम हिस्सा बन जाता है। तो दोस्तों, ये थी असली कहानी और इसमें एक एक शब्द जो मैंने कहा है वो सब रियल है। एंड आई होप कि आपको ये कहानी पसंद आई हो और हम मिलेंगे अगली कहानी के साथ। ये सीरीज़ आपको कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और डर एक्सप्रेस को लाइक करिए, शेयर करिए और बेल बटन को प्रेस करिए।